गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द फ्यूल पॉइंट इंस्टीट्यूट। तो कंटिन्यू करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है गाइज। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, जिसमें फ्लेवर्स मैंने डिस्कस किया था क्या इम्पोर्टेंस है। और ये जो पहला चैप्टर अपना है वाटर डिमांड, वाटर डिमांड इट्स सोर्स एंड कन्वेंस वाले चैप्टर से कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी। तो जो अपना कल का लेक्चर था, हम क्या पढ़ रहे थे। अच्छा, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का सेकंड मेथड मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड क्या था गाइज, देखो जो सेकंड मेथड था ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। इसमें हम ये चेक करते हैं कि किस रेट से हमारी पॉपुलेशन हर डिकेड इंक्रीज हो रही है। जैसे कि अपना अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में मैंने देखा था कि जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है कांस्टेंट रेट में इंक्रीज होती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो उसमें अपन क्या निकालते थे, एक्स बार की वैल्यू निकालते थे, एवरेज निकालते, सबको आता है माध्य जिसको बोलते हैं मीन। ठीक है, वो आपने निकाल लिया था। इसमें क्या है कि पी एन इज इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट 1+r बटा 100 की पावर n है। पी एन क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, कितने डिकेड बाद आप लोग पॉपुलेशन निकाल रहे हो, 2 डिकेड, 3 डिकेड, 6 डिकेड। पी नॉट क्या है, पॉपुलेशन प्रेजेंट सेंसस में कितनी पॉपुलेशन है, प्रेजेंट टाइम में कितनी पॉपुलेशन है। आर क्या होता है कि जो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो ऑन एन एवरेज किस परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, इसमें परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो आर को निकालने के दो तरीके होते हैं, अर्थमेटिक एवरेज मेथड, ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। आज ये देखने वाले हैं कि अर्थमेटिक एवरेज मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड क्या होता है, ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन हमारे किस रेट से इंक्रीज होती है, हाउ टू कैलकुलेट। ये अपना जो बैच चल रहा है व्यापम सब इंजीनियर का बैच है, जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल 2022 में आई थिंक होगा, जब एग्जाम कैलेंडर अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सअप करके अपनी सीट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। वो क्लास डेली एंड्रॉयड ऐप पे ऑलरेडी चल रही हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाली वीडियोज़ में कि सर आप 2016 से पेपर क्यों लेते हो। देखो यार, इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है। 15 में पेपर नहीं हुआ था, 14 का पेपर ओपन नहीं हो रहा है, तो हमारे पास 16 का पेपर है। 16 से 20 तक जो जो एग्जाम हुए जिस जिस साल में उनके पेपर अवेलेबल है। उस बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया था हमें कैसे पढ़ाना है, उसको एनालिसिस किया था। ठीक है, पेपर अवेलेबल नहीं है। जैसे हम एसएससी जेईई की एग्ज़ाम देते हैं या फिर अन्य कोई भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि अच्छा सा पता होता है कि भाई इतने एरियाज है। जैसे आप गेट का एग्जाम दोगे तो 1995 से क्वेश्चन अवेलेबल है, तो हमारे पास बहुत सारा एरिया मिल जाता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहाँ एनालिसिस करना बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन इन केस में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि 3-4 साल के पेपर ही अवेलेबल होते हैं। फिर भी जितने पेपर अवेलेबल है उसकी बेस पे अपन काम करेंगे, और जो हमें लगता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा चीज़ हम आपको कवर करवाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, घबराइए नहीं, जितना पेपर अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में फार्मूला को फिर से हम लिख लेते हैं। पी एन इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट 1+r बटा 100 की पावर n। जो हमारा r होता है, r क्या होता है कि ऑन एन एवरेज किस परसेंटेज से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। पहला अपना मेथड था अर्थमेटिक एवरेज मेथड, दूसरा था ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि r हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे बहुत आसानी हो जाएगी, उससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। पहले हमें आर कैलकुलेट करते कैसे बनेगा उसके लिए क्वेश्चन लेना पड़ेगा। पर क्वेश्चन लेने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम समझा देते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। ऑन एन एवरेज परसेंटेज इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन, किस रेट से पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है। पहला क्या था, अर्थमेटिक एवरेज मेथड, अरिथमेटिक एवरेज मेथड। जब तक क्वेश्चन नहीं करते ना फीलिंग नहीं आती है, तो क्वेश्चन भी करवा देंगे। अर्थमेटिक एवरेज मेथड, अर्थमेटिक एवरेज मेथड में आर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, मीन होता है, एवरेज होता है ना। तो जितने हमारे पास आर होंगे, जितने डिकेड में आर होंगे उनको हम निकाल लेंगे। R1+R2+R3+R4 डैफ डैफ RN। ठीक है, और जितने जितने नंबर टाइप आप आर होंगे वो आपका एन आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा होता है ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड, ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड
ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड में क्या होता है, R1 R2 R3 R4 डैफ डैफ Rn की पावर 1/n होता है, Rn की पावर 1/n होता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। जस्ट मिनट, क्वेश्चन लिखिए। ये हमारे पास एक टाइम लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक टाइम लाइन है कि 1970 में 1970 1980 1990 2000 2010 और 2020। आई थिंक ये एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था ना, अच्छा दूसरे वाले केस में लिया था, कोई इशू नहीं है। तो देखो 1970 में जो पॉपुलेशन थी 10 लाख थी, 1980 में जो पॉपुलेशन हो गई है ये 10 लाख थी, ठीक है। 1980 में जो पॉपुलेशन है 12 लाख है, 1990 में 15 लाख है, 2000 में 2000 में पॉपुलेशन 20 लाख है, 2010 में आपके जो पॉपुलेशन है 10 लाख है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 3 लाख का, इसमें 5 लाख का, और यहाँ 30 लाख है, ठीक है। तो यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस आप निकाल लेंगे। तो जो हमने डिफरेंस तो निकाल लिया, अब एवरेज निकालना होता है एक्स बार। अर्थमेटिक में तो क्या करते, सबको ऐड करके डिवाइड कर देते, लेकिन हमें निकालना परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि यदि हमारी पॉपुलेशन 1970 में 10 लाख थी और 1980 में 12 लाख हो गई, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, वैल्यू में तो 2 लाख इंक्रीज हो रही है। लेकिन आप ये बताओ संदीप जी कि 10 लाख पॉपुलेशन 1970 में थी और 1980 में 1980 में 12 लाख पॉपुलेशन है, तो कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं ना। कितना इंक्रीज कितना हुआ, 2 अपान इनिशियल कितना था 10 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 20%। ये परसेंट तो निकालते सबको आता होगा कि जो इनिशियल रहता है वो बटा के नीचे आ जाता है, जितना उसमें चेंजेस हुआ ऊपर आ जाता है इंटू 100। इसी तरीके से आप दूसरा निकाल लीजिए कि 1980 में 12 लाख थी, 1990 में 15 लाख, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 3/12 इंटू 100। तो इसको फॉलो करेंगे आप तो कितना आएगा, 25%। और आप इसको, हाँ ठीक है, 15 लाख से 20 लाख में कितने का डिफरेंस है, 5 लाख का, अपान 100, यही है। इसको फॉलो करिए, कितना आएगा, ये आपका 100 है, ठीक है, 500 हो जाएगा, तो 15 से 45, 33%, 33%। और इसमें कितना हो जाएगा 10/20 इंटू 100, तो 25 जा 50%। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है। हर डिकेड में पॉपुलेशन, पहले डिकेड में 20%, दूसरे डिकेड में 25%, 33%, 50% निकाल सकते हैं। भाई 2000 में 20 लाख पॉपुलेशन थी, 2010 में 30 लाख पॉपुलेशन है, तो कितना 10 लाख का डिफरेंस है, तो 10 ऊपर आ गया, इन्हीं लाख तो निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो जो वैल्यू आई है ना, यही आपका R1 है, यही आपका R2 है, यही आपका R3 है, यही आपका R4 है, कि ऑन एन एवरेज इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ ऑन एन एवरेज नहीं इंक्रीज हो रही है, 1970 से 1980 के बीच 20% इंक्रीज हो रही है, 1980 से 1990 के बीच 25% इंक्रीज हो रही है। तो ऑन एन एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है, उसके लिए हमें R निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा। और R कैसे निकालते हैं मैंने आपको लिखवा दिया फार्मूले में। R कैसे निकालते हैं मैंने आपको फार्मूले में लिखवा दिया, आप वैल्यू पुट करके R की वैल्यू को पता कर सकते हैं। अर्थमेटिक एवरेज मेथड से निकालना है तो हमारे पास कितने R हैं, हमारे पास यहाँ कितने हैं, R1 R2 R3 R4, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। देखो अर्थमेटिक एवरेज मेथड से कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, वैल्यू पुट कर देना, और कितने टोटल 4 है तो 4। इसी तरीके से अर्थमेटिक एवरेज मेथड हो गया। आपको ज्योमेट्री से निकालना है तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 पावर 1/4, कैलकुलेट कर लोगे ना, बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है,
समझ में आनी चाहिए आपको। यदि क्वेश्चन आता तो आप कर लेंगे। ओके, अब हम कुछ आपको नोट करें, कुछ पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो नोट का पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा। नोट का पहला पॉइंट, हमारे मन में एक सवाल आता है। सवाल ये आता है कि जब हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम जो आर की वैल्यू है अर्थमेटिक एवरेज मेथड से निकालते हैं कि ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड से निकालते हैं। दोनों में तो एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, चाहे हम अर्थमेटिक में निकालें चाहे ज्योमेट्रिक में निकालें, दोनों ये तो बताता है ना कि ऑन एन एवरेज कितनी पॉपुलेशन पर डिकेड इंक्रीज हो रही है। तो दिस मेथड इज टू बी यूज टू कैलकुलेट एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वाई। किस मेथड को यूज करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो देखो, जब हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो अर्थमेटिक लिखवा देता हूँ। हालांकि आपके एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट को समझना, मन में तो सवाल आता है ना कि कौन सा मेथड बेटर है, विच मेथड इज बेटर, विच मेथड इज टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वाई। कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो मैं समझा देता हूँ, आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना। पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, यानी जब पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं आर की वैल्यू पता करनी होगी कि ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके लिए अपन यूज करते हैं अर्थमेटिक एवरेज मेथड। अर्थमेटिक एवरेज मेथड। अर्थमेटिक एवरेज मेथड में क्या होता है, अर्थमेटिक जो एवरेज मेथड आपका होता है, ठीक है ना, इसमें जो वैल्यू निकल के आती है ना फोरकास्टेड पॉपुलेशन की, वो मोर होती है। फोरकास्टेड पॉपुलेशन की वैल्यू क्या होती है, मोर होती है। तो हम इसी को यूज करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें रिकमेंड करती है ना, कहती है भैया आप ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करो, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करो। उससे क्या होता है, जो पॉपुलेशन कैलकुलेट आती है ना, पॉपुलेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कम आता है। देखो, अर्थमेटिक एवरेज मेथड से जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू जो आती है यहाँ पास ज़्यादा आएगी। आर की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो टोटल पॉपुलेशन ज़्यादा आती है। ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड से आर की वैल्यू कम आती है, आर की वैल्यू कम आएगी तो पॉपुलेशन कम आएगी। बट गवर्नमेंट क्या कहती है, आप ज्योमेट्रिक को यूज़ करो। बट हमें इसको यूज़ करना चाहिए, पर क्या करें, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही करना पड़ेगा ना, वही तो हमें करना पड़ेगा। यदि आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि अभी किस मेथड से आपको लगाना है, तो आपको ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को यूज करना पड़ेगा। किसको, ज्योमेट्रिक, यानी ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। नोट का मैंने पॉइंट जो लिखवाया था आप लोग लिख लेना। अब यहाँ क्वेश्चन तो हम नहीं करवाएंगे, इसके अलावा अपना अगला जो मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या होती है, ठीक है। आपने पढ़ा अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, इन दोनों के बीच का ही रिलेशन इसमें होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में। क्या फार्मूला, तो पी एन इज इक्वल टू होता है पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू बाई बार। ये फार्मूला होता है। पी एन क्या होता है, पी एन होता है फोरकास्टेड पॉपुलेशन आफ्टर इंडिकेट, है ना, पॉपुलेशन आफ्टर इंडिकेट या फिर फोरकास्टेड पॉपुलेशन forecasted population after indicates, पी एन हो गया। पी नॉट क्या होता है आपका, प्रेजेंट में कितनी पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है। और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ डिकेट्स। एक्स बार क्या है, एक्स बार तो निकालते बन जाएगा ना, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेट्स, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेट्स। बाई बार क्या होता है आपका, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज।
यही समझ में नहीं आया होगा आपको, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ठीक है, बाई बार यही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन एक फार्मूला आता है तो आप टिक कर सकते हो, ठीक है, फार्मूला आता है तो आप टिक कर सकते हो, फार्मूला आता है तो आप लोग टिक कर सकते हो। एक्स बाई बार क्या होता है, थोड़ा सा इसको बता देते हैं बाई बार को। जैसे आप पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं ना, पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज आता है, फिर उन एवरेज के बीच का डिफरेंस लेना पड़ता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पर आप देखो, जो मैंने एबव एग्जाम्पल लिया था ना, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये हमारे पास क्या आया हुआ था। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो जिनको बाई बार की वैल्यू समझ में नहीं आ रही कि एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या है, उनको समझ में आ जाएगी अभी। देखो 1970 से 1980 के बीच 2 लाख, 1980 से 1990 के बीच 3 लाख, इसी तरीके से 5 लाख, 10 लाख वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब इस तरीके से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जस्ट मिनट गाइज, इस जस्ट मिनट इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। देखिए 1970 से 1980 के बीच 2 लाख, 1980 से 1990 के बीच 3 लाख, 1990 से 2000 के बीच 5 लाख, 2000 से 2010 के बीच 10 लाख। इस तरीके से पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है। तो एक्स बार हमको निकालना है तो क्या करते थे, 2 + 3 + 5 + 10 अपॉन 1 2 3 4 आप कर देते थे। इस तरीके से आप निकाल लेते थे, बहुत आसान था ना एक्स बार। अब इसी में बाई बार आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इनके बीच हम देखेंगे। बाई बार में हम क्या करते हैं, इनके बीच हम देखते हैं कितनी पॉपुलेशन, इनके बीच का डिफरेंस, फिर इनके बीच का डिफरेंस, फिर इनके बीच का डिफरेंस। 2 और 3 के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 और 3 के बीच 2 लाख और 3 लाख के बीच एक का डिफरेंस आ रहा है, 3 लाख से 5 लाख के बीच 2 का डिफरेंस आ रहा है, 5 लाख से 10 लाख के बीच 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। फिर जब इनका एवरेज आप निकाल लोगे ना, वही आपका होता है बाई बार, वही क्या होता है बाई बार। तो बाई बार निकालना बहुत आसान हो जाता है, उसमें बहुत कोई टेढ़ी खीर नहीं होती है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, तीनों मेथड आपको समझ में आ गई। तो इसमें कुछ नोट करके और पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। नोट का पहला पॉइंट, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो अरिथमेटिक अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड एक क्या होती है, एक ऐसी मेथड होती है जिसमें हम पता करते हैं कि ऑन एन एवरेज कितनी पॉपुलेशन पर डिकेड इंक्रीज हो रही है। तो इस मेथड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी स्लो रेट से बढ़ती है, जहाँ लोवेस्ट वैल्यू आती है। इसका मतलब समझो, जहाँ यार पॉपुलेशन लोवेस्ट रेट से कहाँ बढ़ती है, ओल्डर सिटीज़ में बढ़ेगी। ओल्डर सिटीज़ में जहाँ सीनियर सिटीजन रहते होंगे वहीं पॉपुलेशन कम बढ़ेगी। जहाँ यूथ लोग रहेंगे, ठीक है, जिसमें हम जिसमें यूथ लोग रहेंगे वहाँ क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ यंगर सिटीज होती है पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का अपन यूज वहाँ करते हैं जहाँ ओल्डर सिटीज में करते हैं। कहाँ, ओल्डर सिटीज में। ओल्डर सिटीज में क्या होता है कि पॉपुलेशन फ्लो रेट से इंक्रीज होती है। तो ये जो वैल्यू है ना, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पॉपुलेशन फ्लो बढ़ती है, फ्लो बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। और वो कहाँ बढ़ती है, ओल्डर सिटीज में। कहाँ बढ़ती है, ओल्डर सिटीज में। दूसरा आपका है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में क्या होता है, देखो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में इसमें जो पॉपुलेशन होती है ना, काफ़ी तेज बढ़ती है, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मिलती है। तो इसमें क्या होता है, फास्ट बढ़ती है, फास्ट बढ़ती है।
जो पॉपुलेशन होती है ना उसकी ग्रोथ फास्ट होती है। ये कहाँ होती है? यंगर फिटेज में। यदि आपको पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग यंगर फिटेज में बोले करने के लिए तो आप ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करना। यदि आपको ओल्डर फिटेज में कोई वाटर सप्लाई स्कीम बनानी है और वहाँ पॉपुलेशन पता करनी है कि भाई 10 साल बाद 20 साल बाद पॉपुलेशन होगी, उस केस में आप अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज कर सकते हो। क्योंकि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड पे जो वैल्यू आती है ना वो कम आती है, तो ओल्डर फिटेज में पॉपुलेशन कम बढ़ती है। इंक्रीज मेथड से वैल्यू ज़्यादा आती है और यंगर फिटेज में पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ती है। तो एक क्वेश्चन लाजमी से पूछा जा सकता है, ग्रोथ रेट क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यंगर फिटेज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है कैसी होती है? हाई होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होती है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होती है तो किसके लिए हम जाएंगे? गो फॉर ज्योमेट्रिकल इंक्रीज। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। आपका जो ओल्डर फिटेज होती है, ओल्डर फिटेज में क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है? स्लो होता है ना। इसी चीज़ को आप लिख लेना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है? रेट स्लो होता है। इसको लिख लेना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ऑफलाइन के अंदर होते मैं कान के नीचे लगा देता, आप लिख लेना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो। तो इसके लिए अर्थमेटिक, सॉरी गाइस मैं क्या बोल दिया आपको, बट लिख लेना यार, ठीक है, लिख लेना। ओल्डर फिटेज में क्या होता है कि पॉपुलेशन रेट स्लो होती है, तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का अपन यूज करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि भैया कि ओल्डर फिटेज है कि यंगर फिटेज है, तो अब क्या करेंगे? आप यूज कर सकते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको जस्ट इतना बोला गया कि प्रेजेंट में इतनी पॉपुलेशन है, तो 10 साल बाद कैलकुलेट करके बता दो साहब कितनी पॉपुलेशन होगी। अब आप पूछ रहे हैं कि भैया विधायक भैया जो आपके थे ना कल, इस तरीके से कि आप बताइए एमएलए साहब की यंगर फिटेज है कि ओल्डर फिटेज है, वो नहीं बता रहे हैं, तो आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। यदि आपको बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ कर लेना है। तो पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग वाला अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल मेथड मैंने पढ़ लिया। ग्राफिकल मेथड में आपका था डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड और दूसरा क्या था? कंपैरेटिव पॉपुलेशन मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी किसी एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी किसी एग्जाम में नहीं आते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है अपना? जस्ट मिनट में देख लेता हूँ। अगला टॉपिक अपना है कि जो वाटर डिमांड है, वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। हम पानी कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ के लिए पानी सप्लाई करना होता है, उन सब चीज़ों के बारे में। हाँ, वेरियस टाइप ऑफ वाटर डिमांड, तो हेडिंग बनाइए आप लोग, वेरियस टाइप ऑफ वाटर डिमांड। समझ में आ रहा है ना? समझ में यदि आ रहा है आप लोगों को तो कमेंट करके बताइए। यार दिल पे मत लेना, ठीक है ना, वैसे निकल गए कान के नीचे थप्पड़ लगा दो। अपने अपने कोचिंग में हर तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है, डिप्लोमा वाले भी होते हैं, हर बच्चे होते हैं, तो कई बार सिचुएशन बन जाती है। वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड में कई टाइप के वाटर डिमांड आते हैं, जैसे डोमेस्टिक हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, कमर्शियल हो गया, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रियल हो गया। तो अभी हम देखेंगे डोमेस्टिक वाटर डिमांड, फिर देखेंगे इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल, तो कहाँ कितना पानी यूज़ किया जाता है, कहाँ कितना पानी सप्लाई करना होता है, सब कुछ देखेंगे। तो पहला आप लोग लिखिए डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक किसे कहते हैं? घरेलू उपयोग के लिए जो पानी आता है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड का मतलब होता है घरेलू उपयोग के लिए जो पानी आता है, घरेलू उपयोग के लिए जो पानी आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? पानी,
आपका ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, ये किसमें आ जाते हैं? डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, ये सब किसमें आते हैं? डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। तो जितना टोटल पानी हम सप्लाई करते हैं, टोटल पानी सप्लाई करते हैं, उसका 50 से 60% डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए सप्लाई किया जाता है। तो पहली बात तो लिख लीजिए डोमेस्टिक वाटर डिमांड में ए नंबर लिख लीजिएगा कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड के अंदर ए फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आती हैं। दूसरा आप लिख लीजिएगा कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड में जो टोटल वाटर सप्लाई किया जाता है, टोटल वाटर डिमांड होता है, उसका 50 से 60% होता है। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। टोटल वाटर डिमांड का 50 से 60% होता है। अब आईएफ कोड जो कहता है ना, आईएफ कोड जो बनाया गया है, कौन सा कोड है अभी हम बताएंगे। तो आईएफ कोड के अकॉर्डिंग ये वैल्यू एग्जाम में आती है। सब जितना भी कुछ लिखवा रहा हूँ ना, ये व्यापम का प्यारा पॉइंट है। यहाँ से व्यापम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो 5 स्टार पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है व्यापम वाली। आईएफ कोड बताता है कि यदि आईएफ कोड जो बोलता है कि जो पानी आप सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए, वो हम सप्लाई करते हैं 135 लीटर से लेकर के 225 लीटर पर हेड पर डे। कितना? 135 से लेकर के 225 लीटर पर हेड पर डे, इतना पानी कंज्यूम होता है। ठीक है, इतना पानी क्या होता है? कंज्यूम होता है। ठीक है, तो हम कितना सप्लाई करेंगे? 135 लीटर का सप्लाई करेंगे, 225 लीटर का सप्लाई करेंगे। आपने एक रेंज तो दे दी कि 135 से 225 लीटर के बीच पानी कंज्यूम होता है, कंजप्शन होता है, लेकिन 135 कहाँ सप्लाई करेंगे, 225 कहाँ करेंगे? तो डी नंबर में लिखिए, यदि ऐसा कोई टाउन है जहाँ फीवर सिस्टम बहुत अच्छे से है, ठीक है, बहुत अच्छे से है, ऐसा टाउन जहाँ फुल फ्लशिंग सिस्टम है। फुल फ्लशिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ यहाँ पास? वेयर फीवर लाइन्स आर इंस्टॉल्ड, जहाँ फीवर लाइन्स बिछी हो, फीवर पाइप आपकी क्या हो? बिछाई गई हो, जहाँ फीवरेज के थ्रू जो अपना वेस्ट वाटर है वो निकल सके। उस केस में अपन जो पानी सप्लाई करते हैं 200 लीटर पर हेड पर डे, 200 लीटर पर हेड पर डे। जहाँ फीवर सिस्टम अच्छा होता है, फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है। फुल फ्लशिंग सिस्टम मतलब जहाँ फीवर लाइन अच्छे से बिछाई गई हो, इंस्टॉल्ड हो, तो 200 लीटर पर हेड पर डे पानी सप्लाई करते हैं। और लेकिन जहाँ अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वहाँ 225 लीटर पर हेड पर डे पानी सप्लाई करते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब पॉइंट नंबर 5 ए नंबर है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन AWS और लो इनकम ग्रुप LIG वालों के लिए, LIG के लिए जो पानी सप्लाई करते हैं वो होता है आपका 135 लीटर पर हेड पर डे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, लो इनकम ग्रुप और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनके लिए 135 लीटर पर हेड पर डे पानी सप्लाई किया जाता है। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड के अंतर्गत मैंने 5 पॉइंट आपको लिखवाए हैं। पहला पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड में ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, जितना घरेलू उपयोग में जो पानी आता है ना, वो सब कुछ आ जाता है। टोटल वाटर डिमांड का 50 से 60% पानी डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए सप्लाई किया जाता है। आईएफ कोड कहता है कि भैया हम 135 से 225 लीटर पर हेड पर डे के अकॉर्डिंग पानी सप्लाई करते हैं, इतना यूज ही होता है। तो हमें जानना था कि 135 वहाँ सप्लाई करते हैं जहाँ लो इनकम ग्रुप है ना, फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो। 225 वहाँ करते हैं जहाँ अमीर लोग रहते हैं। 200 लीटर पर हेड पर डे वहाँ सप्लाई करते हैं जहाँ फुल फ्लशिंग सिस्टम हो, फीवर लाइन प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, लीटर पर हेड पर डे का मतलब एक इंसान एक दिन में 135 लीटर पानी कंज्यूम करता है। ठीक है, एक इंसान लीटर पर हेड पर डे, एक इंसान एक दिन में
135 लीटर पानी कंज्यूम करता है, इसका मतलब ये होता है। अब अगला अपना जो वाटर डिमांड है, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, इसमें जो होता है ना, ऑन एन एवरेज यदि हम देखें, इसके लिए अपन सप्लाई करते हैं जो पानी, वो होता है 20 लीटर पर हेड पर डे, 20 लीटर पर हेड पर डे होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे, 20 लीटर पर कैपिटा पर डे। एक इंसान को एक दिन में 20 लीटर पानी चाहिए होता है। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड पे पानी सप्लाई करते हैं तो इसी रेट से सप्लाई करते हैं, 20 लीटर पर हेड पर डे। ठीक है, यदि स्कूल कॉलेज कोचिंग की बात करें, स्कूल कॉलेज कोचिंग, वहाँ पानी जो सप्लाई करते हैं वो होता है 45 से 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। ऑफिसेस के लिए 45 LPCD होता है। ठीक है, रेस्टोरेंट के लिए 70 LPCD, कितना होता है 70 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे। सिनेमा थिएटर के लिए, सिनेमा थिएटर के लिए अपन जो सप्लाई करते हैं वो होता है 15 LPCD। और हॉस्पिटल के लिए जो पानी सप्लाई करते हैं वो होता है 340 LPCD। यहाँ अब 340 क्यों आ गया, इतना ज़्यादा पानी हॉस्पिटल में क्यों लगता है? देखो, हॉस्पिटल में क्या होता है ना, क्लीनिंग के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, साफ सफाई के लिए, इसलिए वहाँ ज़्यादा पानी सप्लाई करना पड़ता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा पानी सप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, अभी एक तो भूल गए लिखवाना, होटल के लिए अपन सप्लाई करते हैं 180 LPCD। इन वैल्यू को जब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन तो आएगा यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड 20 लीटर पर कैपिटा पर डे। स्कूल कॉलेज कोचिंग के लिए 45 से 135। ठीक है, ऑफिस के लिए 45 LPCD, रेस्टोरेंट के लिए 70 LPCD, सिनेमा थिएटर के लिए 15 LPCD। ठीक है, हॉस्पिटल के लिए 340 लीटर पर कैपिटा पर डे और होटल के लिए 180 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थर्ड अपना है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, लेदर बनाने की हो गई, पेट्रोलियम हो गया, अलग अलग इंडस्ट्री होती है, अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग वाटर की डिमांड होती है। ऑटोमोबाइल की यदि हम बात करें, 40 लीटर पर यूनिट व्हीकल, 40 लीटर पर यूनिट व्हीकल। फर्टिलाइजर की बात करें, जहाँ फर्टिलाइजर्स बनते हैं, फर्टिलाइजर के लिए आपका होता है 80 से 200 लीटर पर टन ऑफ फर्टिलाइजर। लेदर, जहाँ चमड़ा बनता है, लेदर, इसके लिए अपन करते हैं 40 लीटर पर टन ऑफ लेदर, पर टन ऑफ लेदर। ये याद करने वाली चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में सब कुछ याद ही करना होता है, लेकिन समझ के। पेपर, जहाँ पेपर बनता है, पेपर मिल होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी लगता है, 200 से 400 लीटर पर टन ऑफ पेपर, पर टन ऑफ पेपर। ठीक है, ये नंबर की बात करें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में भी लिख लेते हैं,
पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए 1 से 2 लीटर लगता है पर टन ऑफ क्रूड ऑयल, पर टन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, क्रूड ऑयल के लिए। शुगर, जहाँ शक्कर बनता है वहाँ लगता है आपका 1 से 2 लीटर पर टन ऑफ क्रूड क्रफ्ट क्रेन, पर टन क्रफ्ट क्रेन। भैया शक्कर किसका बनता है, गन्ने का ना। तो देखो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग पानी चाहिए होता है। ऑटोमोबाइल के लिए 40 लीटर पर यूनिट व्हीकल, ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिया, आप लोग लिख लिए होंगे। फर्टिलाइजर के लिए 80 से 200, लेदर के लिए 40 लीटर, पेपर के लिए 200 से 400। तो ऑप्शन में आ सकता है कि इनमें से कौन से इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो पेपर के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पेट्रोलियम के लिए सबसे कम, शुगर के लिए भी 1 से 2 लीटर ही रहता है। तो इनको भी ध्यान में रखिए, इनको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। अगले टाइप में जो अपना वाटर डिमांड आता है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के अलावा पब्लिक यूजेस के लिए कितना पानी हम देते हैं। वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस, वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस, पब्लिक यूजेस का मतलब क्या है। अरे रोड है, रोड की सफाई करनी पड़ेगी, गार्डनिंग है, ठीक है, तो वहाँ भी पानी तो देना पड़ेगा ना, जो पेड़ पौधे हैं, तो उन सब के लिए कितना पानी हम देते हैं। जैसे क्लीनिंग ऑफ रोड हो गया, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्लीनिंग ऑफ रोड्स, वाटरिंग द पब्लिक पार्क, जो पब्लिक पार्क होते हैं वहाँ वाटरिंग पानी, वाटरिंग द पब्लिक पार्क। इन सब के लिए जो पानी होता है ना, टोटल वाटर डिमांड का 5%, 5% ऑफ टोटल वाटर डिमांड, टोटल वाटर डिमांड, टोटल वाटर डिमांड का 5% पानी देते हैं किसके लिए, पब्लिक यूजेस के लिए। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 5%। तो मैंने देख लिया 4 टाइप के। पहला डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के बाद मैंने क्या देखा आपका इंस्टीट्यूशनल, है ना, और आपका वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस। अब फोर्थ टाइप का जो वाटर डिमांड है, फायर डिमांड, आपने फायर डिमांड में पढ़ा होगा, आग के लिए। एक चीज़ आप लोग एक बात बताओ कि जो पानी सप्लाई करते हैं किसी कॉलोनी में, तो क्या पीने के लिए पानी काम में आता है कि और काम में भी आता है, और काम में भी पानी आता है ना। उस कॉलोनी में पानी सप्लाई करें तो हमारी जिम्मेदारी होती है हर काम के लिए पानी। यदि मान लो उस घर में आग लग गई, उस घर में आग लग गई, तो सबसे पहले हमें पहले से जुगाड़ करके रखना पड़ेगा ना भैया कि हाँ, यदि इस कॉलोनी में आग लगेगी तो हमें कितना पानी पहले से एडिशनल हमारे पास स्टोर होना चाहिए। पहले से रखते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी पहले आग लग गई तो पानी ढूंढेंगे। पहले से पानी का हम जुगाड़ सेट करके रखते हैं, पानी स्टोर करके रखते हैं कि यदि लोकेशन में, इस कॉलोनी में आग लग जाएगी तो हमें इतना पानी चाहिए होगा। तो कितना पानी चाहिए होता है फायर डिमांड के लिए, कितना वाटर पहले से हम कैलकुलेट करते हैं, कितना वाटर। हमें पता ये चल गया कि भैया पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन तो हमें पता चल गया 10 लाख पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से मैंने सीख लिया। अब इनके लिए कितना पानी चाहिए, हमें ये भी पता चल गया कि भाई ये लो इनकम ग्रुप के आदमी है, 135 लीटर पर हेड पर डे पानी चाहिए। तो 10 लाख इंटू 135 का टोटल वाटर डिमांड निकाल लेंगे कि इतना पानी चाहिए होगा। अब उनमें से कुछ अबे जो पानी हमें ऐड करना होगा ना, इंस्टीट्यूशनल, फायर डिमांड, इन सबके लिए पानी को ऐड करना पड़ेगा उसमें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि हर इंसान घर के अंदर रहेगा, ऑफिस में जाएगा, घर में आग भी लग सकती है, वहाँ इंडस्ट्री भी होगी, तो सबके लिए पानी को हमें उसी सप्लाई के थ्रू देना पड़ता है जो सप्लाई हम डिजाइन करते हैं। इसीलिए सब कुछ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो फायर डिमांड में पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, यदि पॉपुलेशन 50,000 से कम है, पॉपुलेशन आपकी 50,000 से कम है, फॉर पॉपुलेशन अप टू, फॉर पॉपुलेशन अप टू 50,000, 50,000 है, 50,000 तक है, तो जो फायर डिमांड के लिए पानी लिया जाता है 1 लीटर पर हेड पर डे, 1 लीटर पर हेड पर डे। यदि पॉपुलेशन आपकी 50,000 से ज़्यादा है, इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 50,000,
तो फायर डिमांड यहाँ पे कितना हो जाता है, उस केस में होता है 100/√P। 50,000 से कम है और 50,000 तक है तो आप 1 लीटर पर हेड पर डे लेंगे। 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 100/√P होता है। अभी P क्या है आपका, वेयर P इज इक्वल टू पॉपुलेशन किस में होगी, 1000 में, पॉपुलेशन इन 1000। तो निकाल सकते हैं पॉपुलेशन 50,000 से कम है तो 1 लीटर पर हेड पर डे, पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा तो 100/√P। अगला आपका है फार्मूला, कई फार्मूले होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो व्यापक में भर भर के आए हुए हैं। अगला आपका फार्मूला होता है कुचलिंग फार्मूला। कुचलिंग फार्मूला कुचलिंग फार्मूला के थ्रू हम फायर डिमांड कैसे निकालते हैं कि फायर डिमांड के लिए कितना पानी चाहिए होगा। तो इस फार्मूले के थ्रू जो फार्मूला होता है आपका Q इज इक्वल टू होता है आपका 3182/√P लीटर पर मिनट। ध्यान में रखिएगा 3182/√P लीटर पर मिनट। P क्या है, पॉपुलेशन इन 1000, पॉपुलेशन इन 1000। ये आपका होता है कुचलिंग फार्मूला। अगला फार्मूला है नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर फार्मूला। नेशनल, अरे एक दो बार आप पढ़ेंगे सब कुछ याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स हम लोगों को भी याद करना पड़ा था, मैंने कई बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन किया था, सब कुछ याद हो गया था। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स, इसमें भी दो कैटेगरी आती है। इसमें भी नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर एक संस्था है, नेशनल बोर्ड, जो पानी फायर डिमांड के लिए कितना पानी को लागू करता है। यदि पॉपुलेशन आपकी लेस देन है, पॉपुलेशन फॉर पॉपुलेशन लेस देन या फिर इक्वल टू 2 लाख है, 2 लाख के बराबर है, तो उसमें जो पानी जो कैलकुलेशन होता है हम निकालते हैं 4635/√P ब्रैकेट 1 माइनस 0.01/√P लीटर पर मिनट। पॉपुलेशन है 2 लाख या 2 लाख से कम है, 2 लाख या फिर 2 लाख से कम इक्वल है, ठीक है, तो 4635/√P ब्रैकेट 1 माइनस 0.01/√P ब्रैकेट लीटर पर मिनट। इसमें भी जो पॉपुलेशन है किसमें है, 1000 में है, पॉपुलेशन किसमें है, 1000 में है। दूसरा कैटेगरी है कि पॉपुलेशन आपकी 2 लाख से ज़्यादा है, इफ पॉपुलेशन इज मोर देन, इफ पॉपुलेशन इज मोर देन, किससे ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा है। यदि पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है तो आप जो कैलकुलेट करते हैं अपन वाटर 54,600 लीटर पर मिनट, 54,600 लीटर पर मिनट, ठीक है। कुछ और फार्मूले होते हैं, अभी जो मैंने बताया ना नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर फार्मूला में 2 कैटेगरी होती है, पॉपुलेशन 2 लाख से कम या 2 लाख से बराबर है तो 4635/√P ब्रैकेट 1 माइनस 0.01/√P लीटर पर मिनट। ये 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से कम और बराबर के लिए तो फार्मूला है 2 लाख 3 लाख 2 लाख 10,000, 2 लाख से ज़्यादा है तो ठीक है 54,600 लीटर पर मिनट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कुचलिंग फार्मूला क्या होता है, 3182/√P लीटर पर मिनट। इन कैटेगरी को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक फार्मूला और लिखिए, फोर्थ फार्मूला के अलावा फिफ्थ फार्मूला है फायर के लिए, फायर डिमांड के लिए, फ्री मैन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री मैन फार्मूला। ये फार्मूला आपको बताता है 1136 1136 ब्रैकेट P/5 + 10। इसमें भी जो पॉपुलेशन आपकी P है वो 1000 में है, पॉपुलेशन किसमें है, 1000 में है, किसमें है, 1000 में। अगला जो फार्मूला होता है फायर डिमांड के लिए होता है बफ्टन का फार्मूला, बफ्टन।
बफ्टन का फार्मूला क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू 5663 अंडर रूट p। इसमें पॉपुलेशन किसमें होती है, 1000 में होती है। तो मैंने 6 फार्मूले आपको बताए हैं। कितने फार्मूले बताए हैं, 6 फार्मूले। पहला फार्मूला क्या है, क्यों के लिए रिवाइज करो, इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन व्यापम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। पॉपुलेशन 50,000 तक पॉपुलेशन है तो 1 लीटर पर हेड पर डे। पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है तो 100 अंडर रूट पी क्या है, पॉपुलेशन इन 1000। कुचनिंग फार्मूला के थ्रू निकालना है तो ये वाला फार्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर एंड रेट में 2 कैटेगरी, फ्रीमैन का फार्मूला और बफ्टन का फार्मूला। इनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनको ध्यान में रखिएगा कि फायर डिमांड के लिए कितना पानी चाहिए होता है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें, ये तो वाटर डिमांड हम पढ़ रहे थे ना, तो कौन सा वाटर डिमांड था, 5वें नंबर का डिमांड था। 6वां जो वाटर डिमांड आपका है वो है कि भैया जो पानी सप्लाई करेंगे पाइपलाइन के थ्रू तो पानी भी होती है, कुछ लॉसेस भी होते हैं, लीकेज होते हैं, तो उसके लिए कितना पानी हम देते हैं। वाटर डिमांड फॉर लॉसेस एंड थेफ्ट। कुछ लोग पानी चोरी कर लेते हैं, ज़्यादा पानी पाइप खोल के निकाल लेते हैं। लॉसेस का मतलब यहाँ पास लीकेज भी है, पानी पाइप से लीकेज कर रहा है तो ठीक है। तो इसमें हम 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड, 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड लेते हैं, ठीक है। 15% होता है इसके लिए, जबकि जो पब्लिक यूजेस के लिए कितना पानी होता है, 5% होता है। तो वाटर डिमांड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने टाइप के वाटर डिमांड होते हैं। पहला होता है आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फायर डिमांड, पब्लिक यूजेस के लिए है ना, लीकेज या चोरी के लिए। तो समझ में आ गए कितने टाइप के वाटर डिमांड होते हैं आपके। कितने टाइप के टोटल वाटर डिमांड कितने होते हैं, टोटल वाटर डिमांड, टोटल जो वाटर डिमांड होती है किसी कॉलोनी में जब पानी सप्लाई करने के लिए भी स्कीम डिजाइन करोगे ना तो इस बेस पे आप करते हो। देखो टोटल वाटर डिमांड में आपका क्या क्या आ जाता है, डोमेस्टिक है ना, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल, इंडस्ट्रियल आ जाता है आपका, प्लस पब्लिक यूजेस। पब्लिक यूजेस के अलावा आपका कौन सा आता है, लॉसेस एंड थेफ्ट के लिए फायर डिमांड। ये सब किस में आ जाते हैं, टोटल वाटर डिमांड में। तो टोटल वाटर डिमांड का 50 से 60% तो इसमें आ जाता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा जो मैं बोल रहा था, ठीक है। तो टोटल वाटर डिमांड हम पढ़ के आ रहे थे, वाटर डिमांड। तो अलग अलग वाटर डिमांड को हमने सीख लिया कि भाई डोमेस्टिक क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फायर डिमांड। सारे डिमांड को मैंने पढ़ लिया। तो अपना ये वाला टॉपिक ओवर होता है। अगला अपना टॉपिक था द पर कैपिटा वाटर डिमांड। पर कैपिटा वाटर डिमांड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, इसको अच्छे समझिएगा। द पर कैपिटा हियर पेन इज नॉट वर्किंग, जस्ट मिनट। यार टेक्निकल कितना इशू आता है। चलो हम कलर ही नहीं चेंज करेंगे इस बार से, तो गलती होने पेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना अगला टॉपिक है द पर कैपिटा, द पर कैपिटा वाटर डिमांड। इसको लिखते हैं स्मॉल क्यू से। द पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है, ये बहुत अच्छा कि एक इंसान को पर कैपिटा वाटर डिमांड, एक इंसान को कितना पानी चाहिए होता है एक दिन में, एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए होता है, ये निकालते हैं द पर कैपिटा वाटर डिमांड में। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे कि एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए होगा। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी, टोटल वाटर required by city during a year for domestic
इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल पब्लिक यूजेस फायर और क्या था लॉसेस एंड थेफ्ट इन लीटर्स, किसमें रहेगा लीटर्स में, अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी, टोटल समझ में आ जाए घबराइए नहीं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इंटू 365। ये फार्मूला क्या कह रहा है देखो, ये फार्मूला क्या बोल रहा है, द पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है, टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय अ सिटी ड्यूरिंग अ ईयर, उस सिटी के लिए एक साल में कितने पानी की जरूरत पड़ती है, डोमेस्टिक के लिए, इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल पब्लिक यूजेस फायर लॉसेस एंड थेफ्ट, किसमें लीटर में, उस सिटी के अंदर कितने पानी की जरूरत पड़ती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल पब्लिक यूजेस फायर लॉसेस एंड थेफ्ट, इंडस्ट्रियल वाटर इसको इसमें नहीं आता है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इंटू 365। तो हम निकाल सकते हैं ना कि एक दिन में एक इंसान को कितना पानी चाहिए, एक दिन में एक इंसान को कितना पानी चाहिए कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल पानी कितना चाहिए, हम कहते हैं 5000 लीटर हमें पानी चाहिए, 5000 लीटर पानी चाहिए, सब कुछ मिला के इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक जितनी भी सब चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल को छोड़ देना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल पब्लिक यूजेस फायर डिमांड लॉसेस एंड थेफ्ट है ना, इसको मिला के हमारा 5000 लीटर पानी चाहिए। और जो सिटी है ना उस सिटी में जो पॉपुलेशन रहती है, उस सिटी में पॉपुलेशन रहती है केवल 200, ठीक है 200 पॉपुलेशन रहती है, अपान 365, इस पर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू को निकाल सकते हैं कि क्यू की वैल्यू क्या है। जस्ट ऐसे रैंडम एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल फिट भी नहीं हो रहा है, ठीक है एग्जाम्पल फिट भी नहीं हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि द पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा तो इसको ध्यान में रखिएगा कि द पर कैपिटा वाटर डिमांड में क्या इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इंक्लूड होता है, नहीं होता है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इंक्लूड नहीं होता है। कौन सा इंडस्ट्रियल, साइड में लिख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो टोटल वाटर डिमांड होता है, टोटल वाटर डिमांड में इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड भी आता है, तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड को आप हटा दो, जितनी पॉपुलेशन है इंटू 355 आसानी से निकाल सकते हैं पर कैपिटा वाटर डिमांड का फार्मूला। अच्छा ये पर कैपिटा वाटर डिमांड कम या ज़्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है ना, पर कैपिटा वाटर डिमांड कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कुछ फैक्टर उस पे ऊपर, कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि पर कैपिटा डिमांड सेम रहेगा या फिर उसमें कम रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पर कैपिटा वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, पर कैपिटल डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा वाटर डिमांड, क्या होता है क्यों होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पर कैपिटा वाटर डिमांड, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो पहला कौन सा फैक्टर हो सकता है, खुद पे दिमाग लगाओ यार। पहला यदि हम बात करें साइज ऑफ द सिटी, साइज ऑफ द सिटी, यदि सिटी की साइज ज़्यादा होगी, सिटी की साइज बड़ी होगी तो वाटर डिमांड कम होगा कि ज़्यादा होगा, बताओ। यदि सिटी की साइज ज़्यादा होगी, बड़ी होगी सिटी की साइज, तो जो पर कैपिटा वाटर डिमांड है जो क्यू है कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। यदि क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, क्लाइमेटिक मौसम की, यदि मौसम मान लो हार्ड क्लाइमेट है, हार्ड क्लाइमेट है, बहुत धूप है, गर्मी का महीना है, तो वाटर डिमांड कम होगी ज़्यादा होगी, वाटर डिमांड ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है यार। कोल्ड क्लाइमेट में, ठंड के मौसम में पानी की डिमांड कम हो जाती है तो पर कैपिटा वाटर डिमांड आपकी कम हो जाएगी।
ये भी डिपेंड करता है कि यदि हम बात करें हैबिट ऑफ पीपल, हैबिट ऑफ लोगों की क्या हैबिट है, क्या लोग ज़्यादा पानी खर्च करते हैं या कम खर्च करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो हाई क्लास के लोग रहते हैं, हाई क्लास के लोग रहते हैं तो हाई क्लास के लोग रहेंगे तो वाटर डिमांड ऑब्वियस सी बात ही बढ़ेगी, पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोग ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगी। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ यदि ज़्यादा हो रही है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, कोचिंग संस्थानें ज़्यादा हैं, अलग अलग वहाँ इंडस्ट्री है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री है, उस केस में वाटर डिमांड क्या होगी, पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इसलिए सारे फैक्टर लिखवा देता हूँ जितना जितना कुछ मैंने देखा है अब तक के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, या फिर आ सकते हैं, वो सारे फैक्टर को लिखवा रहा हूँ। ये जो आप जो पानी सप्लाई कर रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, तब भी पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। क्वालिटी ऑफ सप्लाइड वाटर, जो तुम पानी सप्लाई कर रहे हो जनता के लिए, यदि उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, हाई क्वालिटी का वाटर है, हाई क्वालिटी वाटर है, हाई क्वालिटी वाटर होगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। हाई क्वालिटी वाटर नहीं होगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा पानी नहीं होगा तो पिएगा कौन यार, लोग बोलेंगे कम पानी में काम चलाएंगे। अच्छी क्वालिटी का पानी रहेगा तो पानी की डिमांड ऑब्वियस सी बात ही बढ़ेगी। यदि सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है, सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है, तभी आपने देखा था फुल फ्लशिंग सिस्टम में 200 लीटर पर डे पानी सप्लाई करते थे, ठीक है। तो यदि सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है तो पानी की डिमांड बढ़ती है। डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटीज इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि यदि सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है, सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है, पाइप वगैरह बहुत अच्छे से बिछाई गई है, उस केस में वाटर डिमांड क्या होगा, इस वाटर डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को परवाह नहीं रहेगा ना, जितना पानी आएगा यूज करेंगे, पानी बह के निकल जाएगा, और क्या है। कॉस्ट ऑफ वाटर, कॉस्ट ऑफ वाटर, यदि कॉस्ट ऑफ वाटर ज़्यादा है, पानी की कीमत, यदि आपको जो नगर निगम के थ्रू पानी आता है ना उसका पैसा तो लगता है, यदि कॉस्ट ऑफ वाटर ज़्यादा रहेगा तो वाटर डिमांड बढ़ेगी घटेगी, आप यहाँ बताओ। हर केस में तो वाटर डिमांड आप देख रहे थे बढ़ रही थी, ठीक है, कोल्ड वेदर कंडीशन में घट रही थी वहाँ पास। और आप ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ वाटर ज़्यादा है, पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो पानी कम यूज करोगे, ज़्यादा आप पानी कम यूज करोगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। पानी यदि बहुत अच्छे स्पीड से अच्छा प्रेफर उसमें है ना, बहुत अच्छे प्रेफर से पानी आ रहा है तो प्रेफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्रेफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिस पाइप के द्वारा आपके यहाँ पानी आ रहा है, ठीक है, ये पाइप है आपके यहाँ पानी आ रहा है, पानी गिर रहा है, ठीक है, यदि इसके अंदर बहुत प्रेशर है, बहुत अच्छे से पानी आ रहा है, 1 मिनट में आपके 1 बाल्टी पानी भरा रहा है, 1 मिनट से कम टाइम में, तो सिंपल सी बात है, यदि पानी का प्रेफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यदि हाई है, प्रेफर यदि हाई है तो पर कैपिटा वाटर डिमांड ज़्यादा होगी। यदि प्रेफर आपका लो है, आपका लो प्रेफर नहीं है वाटर का, जिस जिस पाइप से पानी आ रहा है, तो कम प्रेफर के साथ आ रहा है तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगी, डाउन होती है ना, क्यों क्या होता है, कम होता है। सिस्टम ऑफ सप्लाई पर भी डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ सप्लाई पर, सिस्टम ऑफ सप्लाई क्या हुआ, क्या पानी इंटरमिटेंट एक होता है आपका, इंटरमिटेंट, दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, स्पेलिंग है यहाँ पर फिर CONTINUOUS है, ठीक है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे सुबह पानी आ रहा है और 1 घंटे शाम को पानी आ रहा है, ठीक है। यदि ऐसा पानी आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो आपका वाटर डिमांड है, ये जो वाटर डिमांड सॉरी द पर कैपिटा वाटर डिमांड, क्योंकि वैल्यू कम होगी। यदि कंटिन्यूअस पानी आ रहा है, दिन भर पानी आ रहा है
तो आप उसकी वैल्यू को नहीं समझे, पानी फालतू का वेस्ट होता रहता है। उस केस में जो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक कुछ फैक्टर है। कंटिन्यूस का मतलब होता है 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर पानी आ रहा है। इंटरमीडिएट का मतलब कुछ टाइम के लिए पानी आ रहा है, 2 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, ऐसे समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो कितने फैक्टर हैं जो पर कैपिटा वाटर डिमांड को इफेक्ट करते हैं? 9 फैक्टर है। पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है कि इंसान को कितना पानी चाहिए होता है, कैसे निकालते हैं, मैंने फार्मूला आपको बता दिया, और वैसे भी आप समझ सकते हो। तो इन 9 फैक्टर को बहुत अच्छे से याद कर लो, समझ लो, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे समझ लो, याद कर लो, बहुत बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब इसमें से इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ कुछ चीज़ें और हैं जो हम आपको बता देंगे। अभी चलो बता देते हैं, अभी ये लिखवा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, फिर अपना पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। कॉन्सेप्ट ऑफ पीक फैक्टर, हेडिंग बनाइएगा कॉन्सेप्ट ऑफ पीक फैक्टर। चलो अगले लेक्चर में करवा देंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में करवा देंगे, और इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब कुछ हम बता देंगे। तो व्यापम सब इंजीनियर का कंप्लीट पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे से हम करवा रहे हैं, सब कुछ आपका बहुत टाइम के साथ कवर हो जाएगा, घबराइए नहीं। जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं घबराएं नहीं। 4 नवंबर के बाद हमारे पास, 4 नवंबर के बाद बहुत अच्छा टाइम हमारे पास मिलेगा दिवाली के बाद, तो आपकी डेली की 6-7 घंटे क्लास करवा देंगे, कोई इशू नहीं होगा उसमें फिर, ठीक है। तो यदि जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने से एग्ज़ाम के लिए टाइम के साथ में, तो 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं गाइज। यदि किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने फाउंडेशन बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि उसमें सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में कवर करवाई जाती हैं, एफएफपी जेई प्री प्लस मेंस को लेकर के, साथ के साथ जितने भी जेई एग्जाम होते हैं उन सबको कंसिडर करके करवाया जाता है। तो वो वाला बैच भी अपना चल रहा है, और व्यापम सब इंजीनियर का एक्सक्लूसिव बैच है, इसमें किसी को भी इंक्लूड नहीं किए हैं। जो चीज़ें व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ा रहे हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको कहीं कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट करके दे सकते हैं।